हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 10th के ही एक नई कविता के साथ। चैप्टर नंबर 5, उत्साह अट नहीं रही है। जी हां बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 क्षितिज की काव्य खंड से पाठ 5। लिखा है हमारे एक और छायावादी कवि। इससे पहले हमने पढ़ा छायावादी प्रसाद जी की कविता आत्मकथ्य। अब फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा, जो कि छायावादी कवि रहे हैं, रचित उत्साह और आत्मकथ्य। इसी के साथ हम देखेंगे कि बारिश के समय या गर्मी के बाद किस तरह से वर्षा का आगमन किया जाता है और किस तरह से बादलों का आह्वान गीत, बादलों को बुलाया जा रहा है। और साथ ही साथ हम देखेंगे फागुन की सुंदरता। चलिए तो चलते हैं, शुरू करते हैं। उत्साह अट नहीं रही है। और उत्साह अट नहीं रही है को शुरू करने से पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय को समझते हैं, जानते हैं कि कब उनका जन्म हुआ, कहां उनका जन्म हुआ, क्या उपलब्धियां हैं और कितने प्रसिद्ध वे छायावाद में कैसे आए, जानते हैं। चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला देख सकते हैं आप। इनका जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। ये मूलतः गढ़ाकोटा जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक, सिर्फ 9वीं तक महिषादल में ही हुई। जहां उनका जन्म हुआ था वहीं उनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्थात 9वीं तक की शिक्षा हुई। इन्होंने स्वयं अध्ययन कर संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ना मैंने कि अस्क्राइब्ड आइडेंटिटी, हम स्वयं के बलबूते पर अपनी पहचान बनाते हैं, वही इन्होंने किया। रामकृष्ण, श्री रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी की विचारधारा ने इन पर गहरा प्रभाव डाला। सन 1961 में इनकी मृत्यु हुई। 1889 से 1961 इनका जीवन काल रहा। 1899 टू 1961। ओके निराला जी। चलिए तो चलते हैं हम कविता की तरफ। कविता को पढ़ते हैं। कविता को पढ़ने में एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है, रस की अनुभूति होती है, अलंकारों की अनुभूति होती है। और अलंकार तो अब आपको भली भांति आ चुके हैं। कवि कहते हैं, बादल गरजो। देखिए फिर से मैं आपको बता देती हूं कि जब बरसात का मौसम होता है किस तरह से बादल घुमड़ घुमड़ कर आते हैं, चारों तरफ जैसे अंधकार सा छा जाता है। और उन्हीं बादलों से कवि प्रार्थना करते हैं, उनको बुलाते हैं। तो उत्साह कविता आवाहन गीत है। बुलाते हैं, वो प्रार्थना करते हैं कि बादल अब तो गरजो। गरजो क्यों किया है, क्यों कहा है, वो आपको मैं बताने वाली हूं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से बादलों को पुकारा है, बादलों से प्रार्थना की है। और कब की है वो ध्यान से सुनिए। भीषण गर्मी के बाद जब संपूर्ण धरती, संपूर्ण प्राणी जगत पानी की एक एक बूंद के लिए तड़प रहा होता है और तप्त धरा, एकदम से धरती तप जाती है और ऐसा लगता है कि कहीं से बारिश आ जाए ताकि हमारे मन को, अर्थात हर एक प्राणी जन के मन को शीतलता मिल सके। उसी समय कवि ने उसी स्थिति का वर्णन करते हुए इन पंक्तियों की रचना की है, बादल गरजो। और एक बात बेटा, प्रत्यक्ष रूप से तो कवि बादलों से प्रार्थना करते हैं, बादलों को पुकारते हैं। आवाहन मीन्स बुलाना, ठीक है, आवाहन करते हैं। और परोक्ष रूप से अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से कवि ने उन क्रांतिकारियों की ओर भी इशारा किया है। लिखा नहीं है यहां पर कहीं भी, लेकिन बादलों को क्रांतिकारी का प्रतिरूप भी माना है। कैसे कि जब क्रांतिकारी आते हैं, कब आते हैं क्रांतिकारी, कब समाज में बदलाव की आवश्यकता होती है। चलते हैं थोड़ा सा हम 1947 से पहले, जब हमारी भारत भूमि अंग्रेजों के अधीन थी।
किस तरह से अंग्रेजी शासन हमारी मातृभूमि को, भारतवासी को जंजीरों में जकड़ कर रखते थे और प्रताड़ित करते थे। 9th में एक हमने पोयम पढ़ी थी, कोकिल बोलो तो, कैदी और कोकिला, है ना, उसमें भी कुछ ऐसा ही था। तो यहां पर बादलों को संबोधित करते हुए कवि ने क्रांतिकारियों को भी स्मरण किया है कि किस तरह से क्रांतिकारियों ने आकर गुंजायमान होकर नारे लगाकर पूरे जोश से, पूरे उत्साह से मातृभूमि भारत भूमि को आजाद कराने में अपने खून की, अपने रक्त की अंतिम बूंद तक को न्यौछावर कर दिया। इतना क्लियर हुआ? बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। कवि कहते हैं, निराला जी कहते हैं कि बादल अब तो गरजो। अब देखिए प्रश्न फिर यहां पर आता है कि कवि ने बादलों से गरजने के लिए ही क्यों कहा? डायरेक्टली ये भी तो कह सकते थे कि बादल बरसो, क्यों कहा होगा? कवि ने बादलों से गरजने के लिए इसलिए कहा कि जब कोई चीज या कुछ गर्जना के साथ होता है तो उसमें उत्साह होता है, और वो जो गर्जना रहती है वो चारों ओर चहुं दिशाओं में फैल जाती है, जिससे जहां जहां भी त्राही त्राही मची होती है उनको एक आहट मिल जाती है, एक सूचना मिल जाती है, एक पॉजिटिविटी मिल जाती है, एक उत्साह, एक उमंग की लहर दौड़ जाती है कि अच्छा, अरे वाह, बादल गरजे, लगता है बारिश होगी। बादल गरजेंगे, यहां आवाज जाएगी दूर दूर तक। तो जहां जहां तक कष्ट सह रहे हैं लोग, जहां जहां तक पानी की एक एक बूंद के लिए ऐसा लग रहा है कि बस अब तो अंतिम सांस आने वाली है, उनके मन में फिर से जिजीविषा एक वो है ना। इसमें आपको बताऊंगी मैं कि किस तरह से कोई भी व्यक्ति जब होता है, अपने जीने की इच्छा की मन में चाह रखता है, तो किस प्रकार से यहां पर कवि ने कहा है कि जो तड़प रहे हैं, प्यासे जन हैं, उनकी प्यास बुझाने के लिए बादल गरजो, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी जो जिज्ञासा है, उनकी निराशा आशा में बदल जाए। ठीक है। घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि आगे कहते हैं, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो। धाराधर आसमान, धरा पर जो धरा है वो धाराधर है। धरा मीन्स पृथ्वी, और एक और धरा मीन्स रखा है। बुंदेलखंडी या ग्रामीण आंचलिक शब्द आपने सुना होगा कि वहां धरा है। मेरे संग की औरतें में एक चैप्टर था ना, जो दादी माँ थी, एक चोर को उन्होंने सही राह पर लाया था, तो भगवान ने यही कहीं धरा है एक शब्द आया था। तो धरा अनेकार्थी शब्द है, इसके वाक्य अनुसार अर्थ में अंतर आ जाते हैं। ठीक है। धाराधर मीन्स आसमान को कहा है। तो ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। जब बादल घुमड़ घुमड़ कर आते हैं तो कवि ने उनकी कल्पना की है छोटे बच्चे के घुंघराले बालों की तरह। घुंघराले बाल कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है। सुंदर सुंदर से काले काले बाल, बाल कल्पना कैसे पाले। एक तरफ उन्होंने काले घुंघराले बालों से बादलों की तुलना की है, दूसरी तरफ सफेद एकदम रुई, कॉटन, कपास, सॉफ्ट एकदम मुलायम, उससे भी उन्होंने बादलों की तुलना की है। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। विद्युत छवि उर्मे, उर मीन्स क्या होता है? हृदय। जब बिजली चमकती है, आपने देखा होगा ना, जब बादल आ जाते हैं, बरसात का मौसम होता है तो बिजली चमकती है, एकदम बिजली ऐसे लहरती हुई चमकती नजर आती है, और फिर बादलों की आवाज आ जाती है। तो हम कहते हैं बिजली चमकी है, छोटे छोटे बच्चे कान बंद कर लो, अब बादल तड़कने वाले हैं, बादल गरजने वाले हैं। Have you experienced? Yes, बिल्कुल सही, हम सब ने अनुभव किया है। तो विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, अर्थात कवि ने बादलों को नया जीवन प्रदान करने वाला कहा है, क्योंकि जो संपूर्ण जगत है, संपूर्ण प्राणी जगत है, प्यास से व्याकुल है, त्राही त्राही मचा है, ऐसा लग रहा है कि बस प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। तो जब बरसात होती है तो उनको नया जीवन मिल जाता है। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। वज्र इंद्र का एक अचूक शस्त्र है। ऋषि दधीचि, वज्र एक बहुत ही औजार है देवताओं का, जिसको ऋषि दधीचि की अस्थियों अर्थात हड्डियों से बनाया गया था। वो ऐसा वज्र मीन्स उसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता। तो वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। जिस तरह से वज्र का प्रहार कभी खाली नहीं जाता, उसी प्रकार जब आप गरजते हो तो बरसात तो होगी ही।
और जो प्राणी जगत है, जहां त्राही त्राही मची है, उनके मन को शीतलता मिलेगी, तप्त धरा को शीतलता मिलेगी और सबको जैसे नया जीवन मिल जाएगा। परोक्ष अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से क्या कह रहे हैं कवि? क्रांतिकारियों को संबोधित करते हैं कि जब क्रांतिकारी आते हैं तो मन में उत्साह, एक रस है वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर, वीर तो सुना है ना, वीरांगना, वीर है ना, झांसी की रानी आपने सुना होगा, कितने वीर सपूत देश की आजादी पर अपने प्राणों की बलि दे गए। तो इसमें बताया है कि विद्युत छिपा वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो परोक्ष रूप से कह रहे हैं कि जब क्रांतिकारी आते हैं, क्रांतिकारी जैसे कि बिफोर फ्रीडम, यदि हम चलें बिफोर फ्रीडम कि 1947 से पहले की यदि हम बात करें कि किस तरह से अंग्रेज हर एक भारतीयों पर अत्याचार करते थे, कोड़े बरसाते थे, और जब उनको भूख लगती थी तो कुछ भी उनको खाने नहीं दिया जाता था। जब कभी जैसे तैसे रूखा सूखा खा लिया तो फिर ठूस ठूस कर और खिलाया जाता था। जब उनको किसी बात से प्रसन्नता होती तो उनको कोड़े मारकर रुला दिया जाता था और आंसू आने पर उनसे कहा जाता था हंसो। मतलब हम अपनी स्वतंत्रता से, भारतीय अपनी स्वतंत्रता से कुछ भी नहीं कर सकते थे, कुछ भी। बेटा आज हम बहुत लकी हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। धन्य थे वे वीर सपूत जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे दी और हमारे लिए खुला आसमान छोड़ दिया। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि जब आते हैं क्रांतिकारी तो बड़े जोश के साथ आते, उमंग के साथ आते, उत्साह के साथ आते। कभी आपने देखा है कि यदि वीरों में उत्साह नहीं होगा तो कैसा चलेगा? यदि कोई आए, जैसे झांसी, मतलब किसी का नाम नहीं लेते हैं, मान लीजिए कोई आता है वीर, मुझे युद्ध लड़ने जाना है, मेरी तलवार दे दो, ऐसे उठाएंगे, चलो मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूं, उत्साह है नहीं, उमंग नहीं, तो हारने से पहले ही हार मान लेते हैं। तो जो क्रांतिकारी होते हैं, जो वास्तविक में वीर होते हैं, उनके मन में जोश, उमंग, उत्साह इतना भरपूर होता है कि उससे बड़ा तो कोई होता ही नहीं है। तो जोश के साथ जब आते हैं तो गर्जना के साथ आते हैं, जैसे बादल गरजो वैसे ही क्रांतिकारी कुछ ना कुछ नारे लगाकर आते हैं, हर हर महादेव, जय भवानी, जो भी करते हुए, ताकि जोश और आसपास के जो प्रताड़ित जन है, जो जनता है, जो पीड़ित है, उसको ये पता चल जाए कि अब हमारी रक्षा के लिए कोई आ रहा है, ताकि उनके मन में जीने की इच्छा अर्थात जिजीविषा उत्पन्न हो जाए और वे किसी भी तरह अपने आप में निराश ना हो। ठीक है, इतना समझ में आया? इसलिए बादलों को गरजने के लिए कवि ने कहा है, ना कि बरसने के लिए। क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए, उपरोक्त पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उस समय का वर्णन बेहद खूबसूरती से किया है जब बारिश होने से पहले पूरा आकाश गहरे काले बादलों से घिर जाता है और बार बार आकाशीय बिजली चमकने लगती है। कवि बादलों से जोर जोर से गरजने का आह्वान करते हैं। कवि बादलों से कहते हैं कि हे बादल, तुम जोरदार गर्जना करो, जोरदार आवाज करो और आकाश को चारों तरफ से पूरी तरह से घेर लो, यानी इस पूरे आकाश में छा जाओ और फिर जोरदार तरीके से बरसो, क्योंकि यह समय शांत होकर बरसने का नहीं है। इसलिए तुम जोरदार गर्जना करो और अपनी गर्जना से सोए हुए लोगों को जागृत करो, उनके अंदर एक नया जोश, एक उत्साह भर दो, क्योंकि जब गर्जना होगी, जोश होगा, तो हर एक मन को एक नया जीवन मिलेगा, एक नई जोश और उमंग मिलेगा, जिससे कहते हैं ना, 5 उंगली तो बन गई मुट्ठी और एकता में ही बल है। तो इस प्रकार से गर्जना एकता का प्रतीक है और जब एकता हो जाती है तो फिर उसको हराना तो असंभव ही हो जाता है। देखिए, यहां पर कवि ने बादलों के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है और उनकी तुलना किसी छोटे बच्चे की कल्पना से की है। कवि कहते हैं कि सुंदर सुंदर काले घुंघराले गोल गोल छल्ले का जैसे घुंघराले बाल, बादलों तुम किसी बच्चे की कल्पना की भांति हो, यानी जैसे छोटे बच्चे की कल्पनाएं पल पल बदलती रहती हैं, हर पल उनके मन में नई नई बातें या कल्पनाएं जन्म लेती हैं, ठीक उसी प्रकार तुम भी हर पल अपना रूप बदलते रहते हो। कभी घुमड़ कर यहां चले जाते हो, कभी घुमड़ घुमड़ कर वहां चले जाते हो, कभी ऐसा लगता है आवाज यहां से आई है, नहीं 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 यहां से नहीं, शायद वहां से आई है। अनुमान लगाना मुश्किल होता है। जिस तरह से छोटे बच्चे की जो आदतें रहती हैं, जो कार्य रहते हैं, वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो क्या करने वाला है अगले ही पल। ठीक वैसे ही बादलों की तुलना छोटे बच्चे से की है।
कवि आगे कहते हैं कि बिजली की असीम ऊर्जा, आकाशीय बिजली, जब बिजली चमकती है, आपने देखा होगा ना, अपने हृदय में धारण करने वाले सुंदर काले घुंघराले बादलों, तुम उस कवि की भांति हो जो एक नई कविता का सृजन करेगा। यहां पर निराला जी बादलों को एक कवि के रूप में भी देखते हैं जो अपनी कविता से धरती को नवजीवन देते हैं। अब देखिए कवि लोगों को नवजीवन कैसे देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कवि की कविताएं जो भी होती हैं वो कैसे नवजीवन का संचार करती हैं? यस, देखिए सुनिए, उस समय जब अधिक अखबार नहीं थे, न्यूज़पेपर्स नहीं थे, टेलीविजन्स नहीं थी, है ना, ये जो इंटरनेट है वो नहीं था, तब क्या करते थे, तब कवि की कविताएं, उस समय जो रचनाएं होती थी वो जन जन तक, जैसे जहां तक पहुंचती थी, कवियों की रचना के माध्यम से ही जन में जागृति होती थी। बहुत से कवि जेल में बंद रहते थे लेकिन रचनाएं जरूर करते थे और वो किसी भी भांति से अपने आप को कष्ट में डालकर लोगों तक वे रचनाएं पहुंचाते थे कि आखिर क्या हो रहा है और क्या हमें करना है। उनकी रचनाओं को पढ़कर हर एक भारतवासी के मन में नई चेतना का संचार होता था, उनके मन में नई इच्छा जागृत होती थी कि अच्छा ठीक है, ऐसा करेंगे तो हम अंग्रेजों को जरूर ना को चने चबवा देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो साहित्य, कहते हैं ना, साहित्य ही समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो साहित्य है वही समाज है और जो समाज है वही साहित्य में लिखा होता है। तो साहित्य को समाज का पूरक माना गया है, साहित्य और समाज अलग नहीं है। ठीक है, यहां पर निराला जी बादलों को एक कवि के रूप में देखते हैं जो अपनी कविता से धरती को नवजीवन देते हैं, क्योंकि बादलों के बरसने के साथ ही धरती पर नया जीवन शुरू होता है। जैसे ही बरसात होती है नए नए छोटे छोटे पौधे आने लगते हैं, अंकुर आ जाते हैं बीज में, है ना, नए नए फूल आ जाते हैं, पौधे आ जाते हैं और सृष्टि फिर से हरी भरी और सुंदर हो जाती है, मनमोहक हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब क्रांतिकारी आते हैं तो जो पीड़ित जन है, जो पीड़ित जनता है, उसमें एक नई उमंग की, एक आशा की लहर आ जाती है और नए जोश के साथ वो अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गॉट इट बेटा? चलिए, दूसरा काव्यांश है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब देखिए क्या कहते हैं कवि, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल मीन्स व्याकुल, उन्मन मीन्स अनमने। ये शब्द आपने सुने ना कि आज बड़े व्याकुल से नजर आ रहे हैं, आज बड़े अनमने से नजर आ रहे हैं, क्या हुआ, ठीक हो, तबीयत ठीक है? तो जब बरसात नहीं हुई और भीषण गर्मी से त्राही त्राही मची हुई है, एक भी कुछ ना, मतलब पानी की एक बूंद भी प्राप्त नहीं हो रही है, तो सबको ऐसा लग रहा है कि बस अब जीवन का अंत आने वाला है और अब कुछ नहीं हो सकता। तो कवि ने उस समय बादलों से प्रार्थना की, उस समय ही बादलों से आह्वान किया, उनको बुलाया, उनको पुकारा कि बादल गरजो, ताकि आपकी बरसोगे, ठीक है, कुछ समय बाद बरस जाना, लेकिन जब आपकी गर्जना सब में पहुंच जाएगी तो उनके मन को एक उम्मीद तो आ जाएगी और उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। ठीक है, जो व्याकुल थे, जो अनमने से मन थे, विश्व के निदाग के सकल जन, संपूर्ण विश्व, निदाग के सकल, सकल मीन संपूर्ण जगत, व्याकुल था, अनमना था, दुखी था, परेशान था और ऐसा लग रहा था कि प्रभु जल्दी से हमें अपने पास बुलाने वाले हैं, क्योंकि अब तो पानी की एक बूंद भी नहीं है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और फिर क्या हुआ, पता ही नहीं चला कि पूरब से आए, पश्चिम से आए, उत्तर से आए या दक्षिण से आए, पता ही नहीं चला कि कहां से अज्ञात दिशा से अनंत के घन, इतना घन घोर घटा छा गई कि मौसम में बहार आ गई। ऐसा लगा घटा को देखकर कि अब तो प्यासों को पानी मिल जाएगा, मृत्यु को अमृत मिल जाएगा। ठीक है, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, इस प्यासी धरती को की प्यास बुझा दो, तप्त धरा को ठंडक या शीतलता प्रदान कर दो, जो व्याकुल मन है उनको प्रसन्न कर दो, जो अनमने से मन है उनको एक नया जीवन प्रदान कर दो, बादल गरजो। कवि की जो प्रार्थना है बादलों के प्रति, कवि ने अपनी काव्यगत विशिष्टताओं के साथ, अपनी सुंदर भाषा के साथ इस कविता में पिरोया है। आया समझ में? देखिए,
उपरोक्त पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये भी छायावादी कवि हैं, ध्यान से सुनिएगा, तपती गर्मी से बेहाल लोगों के बारे में वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि विश्व के सभी लोग अत्यधिक गर्मी के कारण बेहाल थे, व्याकुल थे, उनका मन कहीं नहीं लग रहा था। उन मन मीन्स अनमने, कहीं मन ना लगना। कवि आगे कहते हैं कि अज्ञात दिशा से आए और पूरे आकाश पर छाए हुए घने काले बादलों, तुम घनघोर वर्षा कर तपती धरा को अपने जल से शीतल कर दो। बादल, तुम जोरदार आवाज के साथ गरजो और लोगों में नया उत्साह भर दो। यहां पर बादलों को अज्ञात दिशा से आया हुआ इसलिए कहा गया है क्योंकि बादलों के आने की तो कोई निश्चित दिशा ही नहीं होती, कभी भी कहीं से भी आ सकते हैं, वो किसी भी दिशा से आ सकते हैं। धरती पर वर्षा हो जाने के बाद लोग भीषण गर्मी से राहत पाते हैं और उनका मन फिर से नए उत्साह और उमंग से भर जाता है। आया समझ में? आया बेटा समझ में? उत्साह कविता। बादल गरजो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, ठीक है, विद्युत छवि नवजीवन वाले, वज्र छुपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। आ गया है ना कि सबसे पहले बादलों की तुलना की है छोटे बच्चे के घुंघराले बालों से, रुई या कपास जैसा भी कहा है, फिर उनको वज्र की संख्या भी दी है, नॉट संख्या, संज्ञा दी है, ठीक है। जिस तरह से वज्र का प्रहार अचूक रहता है उसी तरह से जब बादल गरजते हैं तो बरसात निश्चित होती ही है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, किसी को पता नहीं रहता कि बादल कहां से आने वाले हैं, बरसात कहां से होने वाली है, और वो आ जाते हैं और झमाझम बरसात होने लगती है और धरती को मानो चैन और सुकून मिल जाता है और हर जो व्याकुल प्राणी था, जिसका मन कहीं नहीं लग रहा था, वो पूर्ण रूप से पानी की बूंदें बौछारें पड़ते ही तृप्त हो जाता है। ओके, निराला जी के इसी पाठ में एक और कविता है, अट नहीं रही है, ठीक है। अब यहां पर हमने उत्साह कविता में क्या देखा बेटा? बादलों का वर्णन। बादलों का वर्णन कविता में दिया है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से बादलों का वर्णन है, परंतु परोक्ष रूप से क्या है? क्रांतिकारियों को संबोधित किया है कि जिस तरह से क्रांतिकारी जोर शोर से आते हैं नारे लगाते हुए हर हर महादेव जय भवानी, तो जो प्राणी जगत है, जो प्रताड़ित जन है, उनमें भी एक आशा की लहर दौड़ जाती है कि चलो अब तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन होकर ही रहेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से उत्साह कविता हमने पढ़ी और समझी। अब पाठ 5 का ही सब जो टॉपिक है अट नहीं रही है उसको हम देख रहे हैं, ठीक है, उसको हम पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता देती हूं कि अट नहीं रही है किस पर आधारित है। अट नहीं रही है कविता, अट नहीं रही अर्थात समा नहीं रही है, असीमित। क्या नहीं समा रही है? क्या? फागुन की सुंदरता। क्या फागुन में क्या होता है? होली होती है, वसंत ऋतु होती है, यस, वेरी गुड। तो फागुन में जो वसंत ऋतु होती है ना, उस वसंत ऋतु का वर्णन किया है कवि ने कि वसंत ऋतु में कितनी जो पृथ्वी की शोभा है, जो सुंदरता है, वो चारों तरफ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे चारों तरफ, धरती से आकाश तक पृथ्वी दुल्हन सी सजी नजर आती है। रंग बिरंगे फूल, नए नए पत्ते, कभी हरे पत्ते तो कहीं लाल पत्ते, हर एक पेड़ जो रहता है सजा हुआ नजर आता है। ऐसा लगता है मानो कवि निराला जी कहते हैं कि उनको फागुन की सुंदरता साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप लगती है। लक्ष्मी को श्री कहते हैं, श्री, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने लक्ष्मी से भी तुलना की है। अब लक्ष्मी का नाम सुनते ही, देवी लक्ष्मी का नाम सुनते ही इमेज आपके मस्तिष्क में आ गई होगी। मीराबाई यदि मैं बोलूं तब भी आ गई होगी। तो सजी धजी सी जो लक्ष्मी का रूप, एकदम पैसे बरसते हुए, गहने से लदे हुए, एकदम लक्ष्मी का स्वरूप, जब प्रकृति पूर्ण रूप से सजी धजी नजर आती है तो कवि यही कह रहे हैं इस कविता में कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही का मतलब समा नहीं रही है, असीमित, इतनी अधिक सुंदरता, इतनी अधिक सुंदरता कि कवि चाहते हुए भी अपनी आंख उस सुंदरता से हटा ही नहीं पा रहे हैं। एक टक, अपलक, अनिमेष, अपलक मीन्स बिना पलक झपकाए, अनिमेष मतलब कंटिन्यू देखते रहना। तो कवि फागुन की सुंदरता से अपनी आंख नहीं हटा पा रहे हैं, इतना सुंदर लग रहा है उनको। तो देखिए, पहले कविता सुनिए, अपनी किताब भी ओपन कर लीजिए और ध्यान से सुनिए। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है,
कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। क्या है फिर, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, कहीं हरी पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री, जैसा कि मैंने आपको बताया श्री लक्ष्मी को कहा है, पाट पाट शोभा श्री, पट नहीं रही है अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। क्लियर हुआ? अट नहीं रहे का अर्थ समझ में आया, सट नहीं रहे का अर्थ समझ में आया, पट नहीं रहे का अर्थ समझ में आया कि फागुन की सुंदरता इतनी अधिक है कि समय से भी नहीं समा रही है, इतनी अधिक सुंदरता कि मतलब एक्सेस बहुत अधिक हो गई है उसकी सुंदरता की, समेट भी नहीं सकते हैं उसको। ठीक है, चलते हैं व्याख्या की तरफ। देखिए, उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने फागुन माह में आने वाली वसंत ऋतु का वर्णन बहुत खूबसूरत ढंग से किया है। कवि कहते हैं कि फागुन की आभा इतनी, आभा मीन समझते हैं सुंदरता, इतनी अधिक है कि वह प्रकृति में समा नहीं पा रही है। फागुन माह में ऐसा लगता है मानो प्रकृति एक बार फिर से दुल्हन बन गई हो। ठीक है, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही। देखिए, आभा फागुन की तन सट नहीं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, अच्छी बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवा चलती है, ना तो तूफान ना गर्मी, तो जो फूलों की सुगंध है वो हर घर में फूलों की सुगंध। अब घर घर पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है मतलब कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। हमने देखे हैं बाग बगीचे में फूल लगे हैं, जितनी जगह हर घर में आपको फूल नजर आएंगे, कहीं गमले में लगे हैं, कहीं पूरा जमीन बिल्कुल रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, पक्षियां चहचहाते हुए आनंद विभोर हो जाते हैं, मंगलमय हो जाते हैं, उनका ये सबसे सुहावना मौसम लगता है क्योंकि हर जगह नए नए पेड़ हैं, हरे हरे पत्ते हैं, फूल हैं, तो उनको अपने भोजन सामग्री भी बड़े आसानी से मिल जाती है, फल है फूल है, तो वो पक्षी भी उड़ने को बस आतुर हैं कि जल्दी से उड़ें और इस नए से आकाश में विचरण करें। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। फिर है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि हर तरफ हरी हरी डालियां हैं, कहीं लाल पत्तियां हैं, कहीं हरी पत्तियां हैं, कहीं रंग बिरंगे फूल, लाल नीले हरे पीले गुलाबी, हर तरह के फूलों से प्रकृति एक दुल्हन की तरह नजर आती है। कवि कहना चाहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे संपूर्ण प्रकृति ने रंग बिरंगे फूलों की माला धारण कर ली हो और सजीव एक दुल्हन का रूप धारण कर लिया हो। आया समझ में बेटा? उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने फागुन माह में आने वाली वसंत ऋतु का बहुत अच्छा वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि फागुन की आभा इतनी अधिक है कि वह प्रकृति में समान नहीं पा रही है। फागुन माह में ऐसा लगता है मानो प्रकृति एक बार फिर दुल्हन का रूप धारण कर चुकी है क्योंकि वसंत ऋतु के आगमन से सभी पेड़ पौधे नई कोपलें रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं और जब भी हवा चलती है तो सारा वातावरण उन फूलों की भीनी भीनी खुशबू महक उठता है। उस समय ऐसा लगता है मानो फागुन सांस ले रहा हो और सारे वातावरण को महका रहा हो। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने उस समय का वर्णन किया है। आगे कवि कहते हैं कि कहीं ऐसा एहसास होता है जैसे तुम, फागुन माह को उन्होंने तुम कहा है, आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हो। कवि वसंत ऋतु की उस सुंदरता पर मोहित है, इसलिए वो कहते हैं कि मैं अपनी आंखें हटाना तो चाहता हूं लेकिन मेरी आंखें हट ही नहीं रही हैं। यह फागुन माह का मानवीकरण किया गया है। वसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधे में नए नए कोमल पत्ते आ जाते हैं और डाली डाली पर रंग बिरंगे फूलों से लद जाती है। कवि उस समय की कल्पना करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने अपने गले में रंग बिरंगी भीनी खुशबू देने वाली सुंदर माला पहन रखी हो। कवि के अनुसार प्रकृति के कण कण में इतनी सुंदरता बिखरी है कि अब वह धरा में समा नहीं पा रही है। यहां भी मानवीकरण अलंकार है। तो ये अभी आपने देखा, कविता को सुना, कविता के भाव को समझा और जाना। आशा करती हूं आपको उत्साह और अट नहीं रही कविताओं के भावार्थ समझ में आए होंगे।
एक बार फिर से मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूं, उत्साह और अट नहीं रही है कविता में कवि निराला जी ने किसका वर्णन किया है? उत्साह में बादलों का वर्णन किया है। बादलों का प्रत्यक्ष रूप से वर्णन करते हुए कवि ने बादलों से आह्वान किया है, बादलों से प्रार्थना की है, उनको बुलाया है। कब? भीषण गर्मी के बाद, कि बादल गरजो। क्यों गरजो? बरसो क्यों नहीं? इसलिए कि जब वे गरजेंगे तो जो भी धरती पर प्राणी जगत है उनको, उनके मन में एक आशा की लहर आ जाएगी और उनको एक नव जीवन की उम्मीद जाग जाएगी। ठीक है। दूसरी तरफ बादलों से कवि ने कहा है क्रांतिकारी का रूप, क्रांतिकारी की भी तुलना दी है कि जिस तरह से क्रांतिकारी जब आते हैं तो एक नए जोश और उमंग के साथ आते हैं, और जब क्रांतिकारियों की आवाज गुंजायमान होती है तो जो पीड़ित जन है, जनता जो पीड़ित है, जो शोषित है ना, जो शोषक वर्ग द्वारा जो शोषित जनता है, उसके मन में एक आशा की किरण आ जाती है कि चलो अब आए हैं कोई और अब जरूर समाज में सकारात्मक परिवर्तन होकर रहेगा। ठीक है बेटा, आया समझ में उत्साह कविता में? वहीं पर अट नहीं रही है, पाठ 5 का ही एक और कविता है हमारी, अट नहीं रही है। अट नहीं रही है कविता में कवि निराला जी ने फागुन की ऋतु का वर्णन किया है, फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है, वसंत ऋतु का वर्णन किया है। कैसा वर्णन किया है? कहीं सांस लेते हो घर भर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, कहीं पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट, पाट पाट मीन्स हर जगह। एक और ध्यान रखिए, पाट पाट शोभा श्री, पट नहीं रही है, हर जगह आपकी जो सुंदरता है फागुन मास या वसंत ऋतु, इतनी सुंदरता, इतनी असीमित सुंदरता, मनमोहक सुंदरता कि कवि चाहते हुए भी उस सुंदरता से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। ठीक है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, मतलब मंद मंद जब हवा चलती है तो पुष्प की जो सुगंध रहती है वो वातावरण को महका देती है। ऐसा लगता है मानो बस यही धरती का स्वर्ग है और यही अपना जीवन व्यतीत करें। कवि ने यह भी कहा है फागुन से कि ऐसा लग रहा है पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है फागुन मास, ऐसा लग रहा है वसंत ऋतु ने स्वयं तुम्हारे पंख आ गए हो और तुम आकाश में उड़ने के लिए आतुर हो। पक्षियों का भी यही हाल है। वसंत ऋतु में पक्षी बहुत खुश नजर आते हैं, प्रसन्नचित नजर आते हैं, यहाँ चहकते हुए वहां चहकते हुए, क्योंकि उनके लिए पानी और जो अन्न का दाना रहता है, तिनका, ये सारी वस्तुएं जो रहती हैं उनकी नेसेसरीज जो रहती हैं वो वसंत ऋतु में भली प्रकार से उनको प्राप्त हो जाती है। इसलिए हर एक प्राणी मीन्स जिसमें प्राण होते हैं, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या हम मनुष्य हो, सभी मनुष्य, सभी प्राणी जगत वसंत ऋतु के आगमन पर प्रसन्नचित नजर आते हैं और ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने रंग बिरंगे फूलों की माला धारण कर ली हो, साक्षात लक्ष्मी का रूप धारण कर लिया हो और सजी हुई सुंदर दुल्हन का रूप धारण कर लिया हो। अब यहां पर अलंकार की बात की गई है, मानवीकरण अलंकार है यहां पर, और मानवीकरण अलंकार आपने यदि बिल्कुल सुना होगा, प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा की थी कि अर्थ अलंकार के 5 भेद होते हैं। उपमा खाया, रूप निखराया, कल्पना कर सकते हैं क्योंकि हम मानव है और इसमें कोई अति नहीं है। मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है? जिन काव्यों में मानवीय क्रियाओं का प्रयोग मानव के अतिरिक्त प्रकृति पर अन्य कहीं किया जाए, तो यहाँ पर कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, फूलों के लिए कहा है, हवा के लिए कहा है ना, प्रकृति की सुंदरता के लिए कहा है, वसंत ऋतु के लिए कहा है, इसलिए संपूर्ण कविता में मानवीकरण अलंकार है। समझ में आया बच्चों? यस, बहुत बढ़िया। आशा करती हूं आपको यह कविता समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी पाठ के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है। और पहला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता उत्साह और अट नहीं रही है। पहले प्रश्न में कवि ने पूछा है, कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहा है, क्यों? कवि ये भी तो कह सकते थे कि बादल बरसो, लेकिन उन्होंने गरजने के लिए कहा। आखिर क्यों ऐसा कहा उन्होंने? देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने
एक क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। क्रांतिकारी का अर्थ समझते हैं जो समाज में नया परिवर्तन लेकर आए, जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं और इस कविता के माध्यम से उन्होंने बादलों का आह्वान किया है, बादलों को पुकारा है, बादलों को बुलाया है और उनसे गरजने के लिए कहा है, क्योंकि जो समाज में बदलाव लाना चाहते थे, लोगों की चेतना को जागृत करना चाहते थे। चेतना अर्थात बुद्धि, गरजना शब्द क्रांति, बदलाव और विद्रोह का प्रतीक है, इसलिए वो बादलों से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहते हैं। फुहार आराम आराम से ड्रिजलिंग सुना होगा आपने, जब फुहार होती है तो समझ में ही नहीं आता कि बारिश हो रही है या नहीं, बारिश होने वाली है या नहीं, लेकिन जैसे ही बादलों की गड़गड़ाहट गूंजती है तो सबको पता चल जाता है, संदेश मिल जाता है कि बरसात होने वाली है। इसलिए कवि ने बादलों से गरजने के लिए कहा है, ना कि रिमझिम फुहार के लिए। अगला प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? उत्साह का अर्थ होता है उमंग, जोश, एक नई जागृति, चेतना। ठीक है, तो यहां पर कवि कहते हैं, कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा क्योंकि कवि बादलों के माध्यम से क्रांति और बदलाव लाना चाहते थे। वह बादलों से गरजने के लिए कहते हैं। एक ओर बादलों के गर्जन में उत्साह समाया है तो दूसरी ओर लोगों में उत्साह का संचार करके क्रांति के लिए तैयार करना है। जब तक मन में जोश नहीं होगा, जब तक मन में उमंग नहीं होगी, कुछ करने के लिए मन इच्छुक ही नहीं होगा। यदि ऐसे बैठे रहेंगे आराम से, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे लेटे हैं बताइए? लेटना नहीं है, एकदम एक्टिव मोड में बैठा करिए, अच्छे से पढ़ा करिए। जितने इंटरेस्ट के साथ हम कोई भी पढ़ाई करते हैं, चाहे वो वीडियो हो या प्रत्यक्ष रूप से हम किताब से पढ़ें, यदि हम एक्टिव मोड में बैठते हैं तो पैसिव लिसनर नहीं बनना है बेटा, एक्टिव लिसनर बनिए। जितने अच्छे से हम बैठते हैं पढ़ने, उतने अच्छे से हमारा ब्रेन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो यहां पर बादल भयंकर गर्जना के साथ जब बरसते हैं तो धरती के प्राणियों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि बादल गरजते तो यहां है लेकिन संचार पता नहीं कौन कौन सी दिशाओं में फैल जाता है, सबको पता चल जाता है कि अब बरसात होने वाली है। ठीक उसी प्रकार से बादलों को कवि ने क्रांतिकारियों का भी प्रतीक माना है। जब क्रांतिकारी आते हैं, हर हर महादेव या जय भवानी या अच्छे जोश और नारों के साथ आते हैं, ताकि जो पीड़ित जन है उनको भी एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग प्राप्त हो और वे भी आजादी के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। नवचेतना की जागृत होता है। ठीक है, लोगों का मन एक बार फिर नए जोश, उमंग, विश्वास, नव ऊर्जा और उत्साह से भर जाता है। कवि बादलों के माध्यम से लोगों में उत्साह का सृजन करना चाहते हैं, उत्साह का निर्माण करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया कि कविता का नाम सुनते ही समझ में आए कि इसमें तो जरूर कोई उत्साह, उमंग या चेतना, नव चेतना या नव प्रवर्तन या सकारात्मक ऊर्जा वाली बात अवश्य है। अगला प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करते हैं? आपने कविता पढ़ी, आपने कविता सुनी, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा, आप ही बताइए कि कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर प्रयोग किए गए हैं। बताइए क्या क्या कहा गया है बादलों को? यस, बादलों में जल बरसाने की असीम शक्ति होती है जो धरती के प्राणियों में नव जीवन का संचार करते हैं। बादल तपती गर्मी से बेहाल लोगों की प्यास बुझाकर उनको एक नए उत्साह व उमंग से भर देते हैं। बादल जोरदार ढंग से गर्जना कर लोगों के अंदर की क्रांतिकारी चेतना को जागृत करने का काम भी करते हैं और बादलों के अंदर नव सृजन करने की असीम शक्ति होती है। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं हम। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वनात्मक, जहां ध्वनि समझते हैं, ध्वनि साउंड, तो ऐसे आपको ध्वनात्मक शब्द बताने हैं कविता में प्रयुक्त हुए हो जहां नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर बताइए। ध्वनात्मक अर्थात जहां से आवाज आती है, गूंज आती है। जैसे आपने देखा होगा युद्ध होते हैं या पूजा होती है या जो भी प्रार्थना
की जाती है, ठीक है, तो उसमें एक ध्वनि होती है ना, उत्पन्न होती है। तो ऐसे कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिन शब्दों को पढ़ते ही हमें लगा कि इनसे ध्वनि आ रही है, साउंड आ रहा है? बताइए। बादल गरजो, गर्जना, गर्जना शब्द सुनते ही लगता है हाँ आवाज। घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, ठीक है। वज्र छुपा नूतन कविता, तो वज्र भी एक इंद्र देवता का है शस्त्र जो दधीचि ऋषि की अस्थियों से बना था, ठीक है। उत्साह कविता में निम्न पंक्तियों में नाद सौंदर्य दिखाई देता है, जैसे घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि, जब आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं और बिजली चमकती है तो हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं ना, अरे बिजली चमकी, अब बादल गरजने वाले हैं, कान बंद कर लो, बहुत तेज आवाज आने वाली है, करते हैं ना। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, इस तरह से कवि ने उन बातों को यहां पर उन शब्दों को लिखा है। समझ में आया? ध्वनात्मक अर्थात ऐसे शब्द जिनसे ध्वनि या आवाज या साउंड निकलता हो। क्लियर है बेटा? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। आप मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। अपने आप को हमें किसी से कम तो समझना नहीं है कि मुझे तो कुछ नहीं आता, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। नो, हम हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, खास होता है। बस अंतर सिर्फ ये होता है कि किसी की प्रतिभा छप जाती है और किसी की प्रतिभा छुप जाती है। तो अपने गुणों को निखारना है आपको, छुपाना नहीं है। यहां पर आप देखिए, जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं, तो कवि इस कविता में कहा गया है कि आप अपने तरीके से 4-6 पंक्तियां लिखिए, कविता बनाने का प्रयास करिए। आप कवि भी हैं, राइटर भी हैं, बहुत अच्छे लेखक भी हैं, कहानीकार भी हैं, कथाकार भी हैं, उपन्यासकार भी, सब कुछ हैं आप। अंदर की शक्ति को जागृत तो कीजिए। आप में सब कुछ करने की क्षमता है और आप करेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या है? ऊपर देखो आसमान में कितने रंग बिखेरा काला, सूरज जाने कहां छिप गया, खो गया उसका कहीं उजाला। बादलों के घुमड़ घुमड़ के बाद क्या हुआ? देखा गगन का काला चेहरा, बिजली कुछ मुस्काई, लगा बहाने गगन बनाने, ज्यों बिजली ने आंख दिखाई। कुछ वसुधा में आन समाया, वह लाई एक थाल में पानी, उसका मुंह धुलवाया। थोड़ा पानी आसमान में, बाकी सब धरती पर आया। देखिए कितने अच्छे से यहां पर सौंदर्य के साथ कवि ने लिखा है। कुछ टपका फूलों पर जाकर, कुछ ने चातक की प्यास बुझाई, कुछ तालों कुछ फसलों तक। इस तरह से यहां पर कवि ने कविता अपने हिसाब से लिखी है। परंतु मैं आपको एक कार्य देती हूं कि जो भी बरसात संबंधी आपके मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों को अपने पेन उठाकर अपनी कॉपी में लिखिए। आपके शब्द पता नहीं कब कविता का रूप ले लेंगे और आप कब सामान्य बालक से कवि बालक बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा बेटा। यस, आप कर सकते हैं और आप करेंगे, ठीक है। बादल पर एक कविता आपको लिखनी है, चाहे वो 4 पंक्ति की ही क्यों ना हो, परंतु आप लिखेंगे, लिखेंगे ना? यस, वेरी गुड, बहुत प्यारे बच्चे हैं आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि छायावाद किसे कहते हैं, छायावादी कवि कौन है। तो छायावाद की देखिए फिर से एक परिभाषा यहां पर लिखी हुई है कि अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। जो मन की भावना है और बाहर का जो मौसम है, प्रकृति की जो बातें हैं, उन दोनों का तालमेल बिठाकर जो रचना की जाती है उसको छायावाद कहते हैं। और छायावाद के 4 कवि हैं, पंत प्रसाद वर्मा निराला, याद होंगे आपको। तो कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। कौन कौन सी पंक्ति है? आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, आभा फागुन की तन
सट नहीं रही है। बिल्कुल, यहां पर कवि ने अपने विचारों को भी रखा है, साथ ही साथ फागुन अर्थात प्रकृति का मानवीकरण भी किया है। ठीक है, साथ ही लिखा है उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। इतनी सुंदर प्रकृति कि कवि निराला जी चाहते हुए भी अपनी आंख उस सुंदरता से नहीं हटा पा रहे हैं। क्लियर? 7वां प्रश्न है, देखिए प्रश्न वही आ गया कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? हाँ, आप बोलिए। हाँ, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, नए नए कोपले आ जाती। कोपल समझते हैं? पेड़ की नई पत्ती, हर तरफ ऐसा लगता है ऊपर से यदि देखा जाए तो जैसे पृथ्वी ने हरी हरी मखमल की चादर ओढ़ ली हो। ऐसा लगता है मानो साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप धारण कर लिया हो। ऐसा लगता है मानो रंग बिरंगे फूलों की माला पहनकर साक्षात एक दुल्हन खड़ी हो, है ना। इतने अच्छे मानवीकरण, इतने सुंदर तरीके से कवि ने रचना की है, इसलिए कवि चाहते हुए भी अपनी नजर, अपनी दृष्टि किससे नहीं उठा पा रहे हैं? फागुन की सुंदरता से। फागुन माह में चारों तरफ एक से एक खूबसूरत फूल खिल जाते हैं, डाली डाली हरे और लाल रंग के पत्तों से भर जाती हैं, वातावरण सुगंधित फूलों की खुशबू से महक उठता है। प्रकृति इतनी सुंदर व मनमोहक हो जाती है कि कवि उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। वह प्रकृति के उस सौंदर्य से अपनी आंखें हटाना तो चाहते हैं, पर उनकी आंखें उस पर से हट नहीं पा रही हैं, क्योंकि रूप सौंदर्य में अनुपम मीन्स जिसकी किसी से उपमा ना की जाए, अर्थात जिसकी किसी से तुलना ना की जाए, अतुलनीय, इनक्रेडिबल। आपने सुना ना, इनक्रेडिबल इंडिया। यस, फागुन की जो सुंदरता है, वसंत ऋतु की जो सुंदरता है, वो भी समस्त ऋतुओं में सबसे सुंदर है। उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, अन्य किसी ऋतु से नहीं की जा सकती। इसलिए वसंत ऋतु को ऋतु राज कहा जाता है। आया समझ में? वेरी गुड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? प्रकृति की व्यापकता समझते हैं? एकदम यहां से वहां, आदि से अनंत तक, अंत तक। ठीक है, ना कोई आदि ना कोई अंत, अर्थात अनंत तक। तो अब प्रकृति की व्यापकता कैसी है? कवि को ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने रंग बिरंगे फूल पत्तों से अपना मनमोहक श्रृंगार किया है और नई नवेली दुल्हन की तरह सजकर बैठ गई है। ठीक है, फूलों ने अपनी भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ बिखराकर वातावरण को और भी सुगंधित कर दिया है। जहां कहीं भी नजर डालते हैं, जहां कहीं भी दृष्टि जाती है, छोर से क्षितिज तक, छोर तक, हर तरफ सुंदरता ही सुंदरता, मनमोहक सुंदरता नजर आती है। प्रकृति अपने गले में लाल और हरे पत्तों की खूबसूरत माला पहनकर खुशी से झूम रही है। इतना सुंदर दृश्य, इतना सुंदर नजारा कि कवि ने यहां पर कहा है ना कि कवि चाहते हुए भी अपनी आंख या अपनी दृष्टि नहीं हटा पा रहे हैं, मोहित हो गए हैं वे। चारों तरफ हरियाली छाने से प्रकृति का सौंदर्य कई गुना बढ़ गया है ना। प्रकृति ने एक बार फिर से इतना मनमोहक रूप धारण किया है कि कवि को अब उसके सौंदर्य से अपनी आंख हटाने में मुश्किल हो रही है। ना चाहते हो कोई सुंदर वस्तु, जब हम मेले में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं और सुंदर सी वस्तु, अपने बचपन के दिनों को याद करिए, जब मेले में गए होंगे और कुछ आपको खिलौना पसंद आया होगा और मम्मी कह रही चल यहाँ से, और हम देखते नहीं वो चाहिए ऐसे करते है ना, हम भी मोहित हो जाते हैं ना। हम कितने भी आगे चले जाएंगे, हम उसको देखते ही रहेंगे, तो मम्मी कहेंगी चल बेटा मैं दिला देती हूँ। याद आया कुछ? और ऐसा होता है कि जो हमारी मनपसंद वस्तु होती है या जिसे हम बिल्कुल हृदय से या मनमोहक होती है वस्तु, तो उसको हम निहारते ही रहते हैं एक टक। ऐसा ही हुआ है कुछ वसंत ऋतु के साथ। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुन का महीना अर्थात वसंत ऋतु का महीना, तो वो बताइए अन्य ऋतुओं में क्या होता है और फागुन में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु आती है, शीत ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है, वसंत ऋतु भी आती है ना। तो अब फागुन के महीने में क्या होता है? चारों तरफ जो अभी हमने देखा,
फागुन माह में ऋतुराज, ऋतुओं के राजा वसंत का आगमन होता है। पतझड़ के समय फूल पत्ते विहीन पेड़ों में फिर से नई कोपल आ जाती है ना। बाग बगीचों में अनेक प्रकार के फूल खिलने लगते हैं और उन फूलों की खुशबू से सारा वातावरण महक उठता है। प्रकृति की सुंदरता उस समय देखने लायक होती है। आया समझ में? इसलिए फागुन की जो ऋतु है वो सबसे सुंदर है, सबसे खूबसूरत है, अन्य ऋतुओं से सुंदर है, इसलिए ऋतुराज कहा है वसंत को। अगला प्रश्न, इन कविताओं के आधार पर निराला जी के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। बताइए, ये कविता आपने सुनी, ये कविता आपने देखी है ना, और भावार्थ भी सुना, व्याख्या भी सुनी, अभी प्रश्नोत्तर भी हम कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि निराला जी की रचनाओं में आपको क्या अलग दिखा, कैसी लगी आपको इनकी रचनाएं, किस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, भाषा शैली कैसी है? हाँ, अच्छा लग रहा है, अरे वाह, वेरी नाइस। उत्साह और अट नहीं रही है, दोनों ही कविताओं में मानवीकरण अलंकार है। एंड आई होप कि अब आपको अलंकार में कोई डाउट नहीं होंगे, नहीं है ना? अलंकार एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं, सभी को हो गए हैं, वेरी नाइस। उत्साह कविता में उन्होंने बादल का मानवीकरण कर उसे गरज गरज कर बरसने को कहा है। दूसरी कविता अट नहीं रही है में फागुन माह का मानवीकरण कर उसकी सुंदरता का बखान किया है। ठीक है, उत्साह में बादलों के लिए मानवीकरण कहा है कि काले काले घुंघराले बालों की तरह हैं, गरजो, तो मानवीकरण हुआ। वहीं दूसरी तरफ अट नहीं रही है में उन्होंने सौंदर्य का वर्णन किया है, तो यहां भी मानवीकरण अलंकार हुआ। ओके, कविता में अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा आदि अलंकारों का शानदार तरीके से प्रयोग किया गया है कवि निराला ने। ठीक है, कविता को लयबद्ध कर गीत शैली में लिखा गया है। लयबद्धता है, राइमिंग्स है ना, ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई सा शब्द जा रहा है और हम पढ़े जा रहे हैं। लयात्मकता है। दोनों कविताओं में खड़ी हिंदी का प्रयोग हुआ है, अर्थात ऐसी भाषा जो पाठक को सरल लगे, किसी को भी आसानी से समझ में आ जाए। ऐसे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है जो समझने में या सुनने में लगे कि क्या है इनका अर्थ, आसानी से समझे जा सकते हैं, ऐसे ही उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है। उत्साह और अट नहीं रही है दोनों कविताओं में कवि ने प्रकृति का ही चित्रण किया है और प्रकृति के माध्यम से ही अपने मनोभावों को प्रकट करने की कोशिश की है। ठीक है, दोनों कविताओं में कवि ने प्रकृति का वर्णन किया है, एक में बादलों का, प्रकृति का रूप, दूसरी में वसंत ऋतु का, अट नहीं रही है, सॉरी, फागुन मास की सुंदरता का, यस, वसंत ऋतु का कि आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, अर्थात ऋतु का यहां पर सौंदर्य का बखान किया है। समझ में आया? अब देखिए, फागुन में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? फागुन की कौन सी तिथि को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? फागुन की पूर्णमासी पूर्णिमा को होली का दहन होता है और उसके दूसरे दिन होली खेली जाती है। तो अब आप देखिए, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। अब आप अनुभव करेंगे और अब आप देखेंगे कि जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि हाँ चारों तरफ फूल नजर आ रहे हैं, वसंत पंचमी आती है, माँ सरस्वती की पूजा होती है, हम कॉपी किताब और जो भी हमारी पठन सामग्री रहती है उसकी हम पूजा करते हैं। ठीक है, तो वसंत ऋतु का आगमन चारों तरफ खुशहाली लाता है, प्रसन्नता लाता है, चारों तरफ पशु पक्षी से लेकर हर एक प्राणी झूम उठता है। ठीक है, तो यहां पर कवि ने यही पूछा है कि होली के आसपास जो परिवर्तन दिखाई देते हैं बताइए। अब होली के आसपास अर्थात वसंत ऋतु के आसपास। ठीक है, होली फागुन माह में आती है जो अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर फरवरी या मार्च का महीना होता है, और ठीक इसी माह भारत में ऋतुराज वसंत का आगमन भी होता है। ऋतुराज वसंत के आगमन से प्रकृति एक बार फिर से सजने संवरने लगती है। बाग बगीचे खेत खलियानों में चारों तरफ धीरे धीरे फूल खिलने लगते हैं। आम लीची जैसे अनेक पेड़ों में बौर आनी शुरू हो जाती है। गुनगुन करते भौरे एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए,
सजने समनने लगती है, देख लिया आपने। ऋतुराज वसंत का आगमन होता है, खेत खलिहानों में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जो वसंत ऋतु है या होली का महीना है वो कब आता है? होली का त्योहार फरवरी से या मार्च में। क्या आपको हिंदी महीनों के नाम आते हैं? हिंदी में 12 महीनों के नाम आपको आते हैं? चलिए मैं बता देती हूं, याद रखिएगा, और जब कभी भूल जाएं फिर से अपने इस वीडियो को ओपन कीजिएगा और फिर से सुन लीजिएगा, और हो सके तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आंसर जो अपनी रहती है ना नोटबुक, उसमें नोट कर लीजिएगा। देखिए, हिंदी कैलेंडर के अनुसार पहला जो महीना होता है वो चैत्र का रहता है, ठीक है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, ठीक है, पौष होता है वो, ठीक है। तो कितने 12 महीने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? देखो, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फिर से फागुन, और फागुन के बाद आ जाता है चैत्र। ठीक है, लिखूं? लिखकर बताऊं? ओके, देखो अपन लिखते हैं। अब मैं आपको लिखकर बताती हूं। सबसे पहले होता है चैत्र, ठीक है, फिर आता है बैसाख, ठीक है, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, श्रावण भी कहते हैं इसको, सावन भी कहते हैं, भादो या भाद्र, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ और फागुन, ठीक है। इस तरह से हिंदी में भी 12 महीने होते हैं, और इन 12 महीनों के लिए एक अलग से मैं आपको वीडियो बताऊंगी, ठीक है। इसके लिए आपके लिए अच्छे से बताऊंगी कि कौन से महीने में अंग्रेजी का जो कैलेंडर है उससे कौन से महीने में हिंदी का महीना आता है, कौन से महीने में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। इसके लिए एक छोटा सा एक वीडियो बनाऊंगी, फिर आप उसको देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पेड़ हरे, लाल व पीले रंग के पत्तों से लदने शुरू हो जाते हैं। काफी लंबी ठिठुरन भरी ठंड के बाद इस मां धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ना तो अधिक ठंड होती है, ना ही गर्मी होती है, ना तो आंधी तूफान चलते हैं, और ना ही एकदम ऐसा रहता है कि अब क्या करें, हवा ही नहीं चल रही है। मतलब एकदम संतुलित रहता है वातावरण, ओके। और लोगों को ठंड से राहत मिलना शुरू हो जाती है। एक तो हाड़ कांपती हुई ठंड से छुटकारा, ऊपर से चारों तरफ खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य, जिससे लोगों का मन प्रसन्नता व उमंग से भर जाता है। और ठीक इसी समय मौज मस्ती, उमंग व रंगों का त्योहार होली भी आता है, जो लोगों की खुशियों में 4 चांद लगा देता है। एक तो रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं, दूसरी रंगों की होली, त्योहार आ जाता है, तो उस खुशी में 4 चांद लग जाते हैं, 4 गुना खुशी बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए वसंत ऋतु को सबसे अच्छी ऋतु माना जाता है। बादल में किसका स्वर सुनता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। यस, कवि बादल में किसका स्वर सुनता है? रुदन, रोने जैसा, क्रांति, वेदना, दुख जैसा, या इनमें से कोई नहीं? कैसा स्वर सुनते हैं कवि बादलों से? बताएंगे? देखिए, कवि रुदन, क्रांति, वेदना, ओके। आपने कहा क्रांति, अरे वाह देखते हैं भाई, वेरी नाइस, वेल ट्राइड, वेल डन, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न है, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? अरे वाह, इतने जल्दी उत्तर मिला, फागुन के महीने में। वेरी नाइस, ओके, लेट मी चेक, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेल डन बेटा। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार किसके केश सुंदर, काले और घुंघराले हैं? केश मीन समझते हैं, केश, बाल। किसके केश सुंदर और घुंघराले हैं? प्रेयसी के, प्रेयसी मीन्स प्रेमिका, बालक के, धरती के, या किसी के नहीं। कवि ने बादलों की तुलना किससे की थी?
प्रेयसी के बालों से, बालक के बालों से, धरती के कुछ बालों से, या पेड़ पौधों से, या इनमें से कोई नहीं? ओके, बालक के। चलिए चेक करते हैं। वेरी वेल डन, अपने लिए क्लैपिंग कर लीजिए, क्लैप फॉर योरसेल्फ, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला प्रश्न है, कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छे से सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा कि जल का बरसना प्रतीक किसका है भाई? बारिश का, शांति और सुख की स्थापना का, प्यास बुझाने का, या कोई नहीं? बताइए। बारिश होना, ओके, कर देती हूं भाई, आपकी बात मान जाती हूं। अच्छा, किसी ने कहा शांति और सुख की स्थापना, यह भी कहा किसी ने। चलिए ठीक है, मतलब इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। अब इनमें से देखते हैं आपका कौन सा सही है। शांति और सुख की स्थापना, क्योंकि एक तरफ तो बादलों से आह्वान करते हैं कवि बरसने के लिए, दूसरी तरफ बादलों को क्रांतिकारी का प्रतीक भी माना गया है, जो कि पीड़ित जनों को के दुखों से निवारण करेंगे उनका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? सूखी धरती, गर्म धरती, दुखों से पीड़ित धरती, या कुछ नहीं, या इनमें से कोई नहीं? तप्त धरा, गर्म, दुखों से पीड़ित, चेक करते हैं, देखना आप। क्या बात है, बड़ा अच्छा सुना है आपने, सही जवाब दिया आपने। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कवि ने, अब बताइएगा, कवि ने निदाघ अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया है? अधिक गर्मी, सांसारिक कष्ट, असफलता, या कोई नहीं? निदाघ के सकल जन, विश्व के निदाघ के सकल जन, है ना? तो क्या बताना चाहते हैं? भीषण गर्मी किसकी ओर इशारा कर रही है? वाह, क्या बात है बच्चों, सांसारिक कष्ट। ओके, देखते हैं। अरे वाह बच्चे, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, फागुन मास में कैसी हवाएं चलती हैं? शुष्क, नमी युक्त, मादक, या मंद मंद? शुष्क मीन सूखी साखी सी, ऐसे ही बिल्कुल गर्मी लगती है। नमी युक्त थोड़ी मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी लेते हुए ह्यूमिड टाइप हो जाता है वातावरण। या मादक मतलब बहुत अच्छे, जिसमें पशु पक्षी भी बहुत अच्छा महसूस करते हैं, कुछ ऐसी। या बिल्कुल बहुत धीरे धीरे स्लोली एकदम, जिसमें गर्मी फील होती है। कैसी हवाएं चलती हैं? हाँ ओके, मादक हवाएं चलती हैं। ठीक है, देखते हैं। मादक हवाएं अर्थात समझ गए ना, जिसमें सबको बड़ा अच्छा लगे, हर तरफ सुकून हो, चैन हो, आराम हो। ओके, वेरी नाइस। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कवि ने बादलों का आह्वान करते हुए उनसे क्या करने का आग्रह किया है? ना बरसने का, बरसने का, गरजने का, या कुछ नहीं? अरे वाह, रुको भाई, रुको रुको, बहुत सही, सबने सही जवाब दिया, गरजने का, वेरी नाइस। अगला प्रश्न है, बादल को कवि ने गरजने के लिए कहा है जिससे कि वातावरण में क्या हो जाए? जोश और क्रांति फैल सके, गर्मी समाप्त हो सके, बच्चे डर जाएं कि चुप रहो बादल गरज रहे हैं, ऐसा कुछ सुना है ना? चुप रहो, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा, शेर आ जाएगा, तो बादल गरज रहे, चुपचाप सो जाओ सो जाओ, ऐसा कुछ? या इनमें से कुछ नहीं? बताइए, बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, जल्दी बताइए। ओके, ये ओके, गर्मी समाप्त हो सके, हाँ आपका अनुमान सही भी हो सकता है। ओके, ये दोनों नहीं है। चलिए देखते हैं। राइट आंसर इज ए, जोश और क्रांति फैल सके, क्योंकि बादलों का जो प्रतिरूप किसका माना है? बादलों को प्रतिरूप माना है क्रांतिकारियों का। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कविता में बादल किसका प्रतीक है? भावनाओं का, सुख का, दुख का, या क्रांति का? बिल्कुल, वेरी नाइस, बादल क्रांति का प्रतीक है। फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है? मायूसी, डर, दुख, या खुशी? मायूसी में समझते हैं उदासी, अब क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं है।
दूसरा है डर, डर लगता है। तीसरा है दुख और खुशी। क्या है बताइए? फागुन मास के कारण लोगों के चेहरों पर खुशी छा जाती है, क्योंकि प्यासी धरती को बारिश की बूंद से तृप्ति मिल जाती है। हर एक प्राणी जगत में जो त्राही त्राही मची रहती है उससे शांति मिल जाती है ना? क्या बात है, मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। ऐसे ही बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर। चलिए आगे चलते हैं। धाराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? धाराधर, धाराधर जो धरती पर धरा है, रखा है, ऐसा लगता है कि धरती पर रखा है, अर्थात पृथ्वी, आकाश, समुद्र या बादल क्या हैं? इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आकाश और बादल में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि बादलों की चर्चा इस पोयम में की गई है, इस कविता में की गई है, तो बिल्कुल आप बादल लिख दीजिएगा और आपका सही जवाब होगा। ओके, अगला प्रश्न, बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेता है? समुद्र को, पृथ्वी को, आकाश को? एक पंक्ति थी, घेर घेर घोर गगन धाराधरो। घेर घेर घोर गगन, गगन अर्थात क्या होता है बताइए इसमें से? गगन किसका पर्यायवाची है? ओके, आपने कहा आकाश का, तो कहीं उत्तर यही तो नहीं? लेट मी चेक। बहुत सही, ये हुई ना बात। सुनते रहिए अच्छे से बिल्कुल, और सही सही जानकारी भी प्राप्त करते जाइए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है कविता। अभी हमने उत्साह का देखा, अब अट नहीं रही के प्रश्न आ गए। कविता अट नहीं रही है में किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन या चित्रण किया गया है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु या वसंत ऋतु? कितने जल्दी उत्तर आया, वसंत ऋतु। वेरी नाइस। चलिए, वसंत ऋतु का वर्णन किया है। बादल को किसके समान बताया है? काले घुंघराले बालों के समान, प्रेम के समान, नदियों के समान या रुई के समान? अब फिर कंफ्यूजिंग आ गए हैं ऑप्शंस। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप या बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, दो जो ऑप्शंस रहते हैं बेटा बहुत नियरेस्ट रहते हैं, उनमें भेद करना बहुत मुश्किल होता है कि अब सही आंसर कौन सा है। तो दोनों को सोच समझकर टिक करना है आपको। जब भी आपके सामने प्रश्न पत्र आएगा तो बड़े अच्छे से, पहले मैंने क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में, कहा था ना कि सिर्फ सही के पीछे नहीं भागना है, हमें सबको देखना है। किसके समान बताया है? काले घुंघराले बालों के समान, प्रेम के समान, नदियों के समान और रुई के समान। अब हमने ये भी देखा था, ये भी देखा था, अब क्या करें हम? सबसे पहली पंक्ति में क्या था, उसके बाद क्या था, अब देखिए। तो हम फिर यहां ऐसा देखते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा, आपने भी परीक्षाएं दी हैं कि दो ऑप्शंस समान हो जाते हैं, होता है कभी कभी। तो अब हमें लगता है कि हम क्या करें, हम उसको छोड़ देते हैं या परीक्षा में ही उठकर खड़े होकर कहने लगते हैं सर या मैम यहां पर दो ऑप्शन सेम है। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? ऐसी स्थिति में जो ऑप्शन, सपोज देखिए मैं बता देती हूं, मान लीजिए का दिया है बादल, ठीक है, फिर दिया है खा दिया है आपका बाल, ठीक है, फिर दे दिया गा, फिर दे दिया बादल। ओके, अब यहां दे दिया है घा आकाश। अब आप कहेंगे कि यहां दो ऑप्शंस तो सेम है, अब हम क्या करें? ऐसी स्थिति में एक नियम है जो बताया गया है कि का और गा दोनों बादल हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि बादल ही सही आंसर है तो आप गा को टिक मत करिएगा, आप का को करिए। जो पहले लिखा है वो आपका सही माना जाएगा यदि बादल आंसर सही है तो। समझ में आया? यदि दो ऑप्शन सेम आ जाते हैं तो आपको उनमें से जो पहले का खा गा घा या आ बा सा दा जो भी लिखा हो, ए बी सी डी कुछ भी लिखा हो, तो वहां पर जो पहले दिया है उसको आप टिक कर दीजिएगा, वो सही माना जाएगा। इससे इट्स बेटर कि हम मतलब ये ना करें कि क्यों दिया है, ये दिया है, वो दिया, और हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। ओके, चलिए, तो काले घुंघराले बालों का पहले तुलना की है, रुई के समान तो की है, लेकिन पहले दिया है ललित ललित काले घुंघराले, फिर कहा है बाल कल्पना कैसे पाले। ओके, इसलिए अगला है यह कविता किस युग की है? अब आप बताएंगे, अब तो मैं नहीं बताऊंगी। किस युग की है कविता? किस युग की है भाई?
त्रेता युग, द्वापर, कलयुग या सतयुग, ये पूछा है। 4 युग होते हैं ना, द्वापर, त्रेता युग, सतयुग, कलयुग। तो अब ये युग की तो बात नहीं की गई है। हिंदी साहित्य के अनुसार किस युग की है? भक्ति युग की है, प्रगतिशील युग की है, छायावादी युग की है या प्रयोगवादी युग की है? कवि निराला जी किस युग के कवि हैं? कौन से कवि हैं? छायावादी। ओके, चलो देखते हैं। छायावादी हो सकता है आपका अनुमान एकदम सही है। वेरी वेल डन बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या होता है? जिन काव्यों में एक समान शब्दों की आवृत्ति हो और अर्थ भी समान ही हो। ठीक है, शब्द भी रिपीट हो रहे हैं लेकिन उनके मीनिंग्स भी सेम है तो पुनरुक्ति प्रकाश होगा। लेकिन यदि सेम शब्द रिपीट हो रहा है और उसके अर्थ डिफरेंट हैं, अलग हैं, तो वो यमक होगा। यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पुनरुक्ति प्रकाश और यमक अलंकार में अंतर समझ में आया? यमक अलंकार में जिन काव्यों में एक ही शब्द की आवृत्ति हो, मतलब एक ही शब्द, समान शब्द का रिपीटेशन हो, लेकिन जितने बार भी वो रिपीट होगा उतने बार उसके अर्थ अलग होंगे। जैसे 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। बेर शब्द सेम है लेकिन उसके अर्थ अलग हैं कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। पहले राजकुमारी और घास की रोटी एक पोयम थी, महाराणा प्रताप की जो कन्या थी राजकुमारी, तो वो जब राजकुमारी थी तो 3 बेर मतलब बार, समय, 3-4 समय खाती रहती थी। और अब यह है कि जंगल में जब वो भटक रही हैं तो उनको 3 बेर अर्थात फल, बेर खाते हैं ना आप सब, खट्टा खट्टा सा, तो 3 बेर भी नसीब नहीं हो रहे हैं अब। ठीक है, तो शब्द यदि समान रिपीट हो और उसके अर्थ डिफरेंट हो तो यमक अलंकार है। यदि शब्द रिपीट हो रहे हैं और अर्थ भी सेम है तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। गॉट इट? वेरी गुड। अब बताइए आप मुझे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण क्या है? यहां पर ललित ललित, घेर घेर, बादल गरजो, काले घुंघराले या कोई नहीं? अरे वाह, क्योंकि रिपीट तो यहां पहले ही वाला हो रहा है। बहुत सही। अगला प्रश्न है, नूतन कविता कैसी होनी चाहिए? पहले तो आप ये बताइए कि नूतन का अर्थ क्या होता है? नया। ठीक है, प्रेम की कविता होनी चाहिए, नव जीवन चेतना का संचार करने वाली कविता होनी चाहिए, बादल गरजने वाली होनी चाहिए, समस्या सुलझाने वाली होनी चाहिए। भाई नई कविता या नूतन कविता कैसी होनी चाहिए? जो हर एक मन को जागृत कर दे, हर एक मन को झंकृत कर दे, हर एक मन को उत्साहित कर दे। वो कैसी कविता होनी चाहिए? प्रेम की? जरूरी तो नहीं है। नव जीवन चेतना का संचार करने वाली, यही लग रहा है आपको? देखते हैं। बहुत सही, वेरी नाइस, वेल ट्राइड। चलिए आगे चलते हैं। उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? अरे वाह, बड़े जल्दी जवाब दे दिया, बादलों का। चलिए आगे चलते हैं। कवि ने बादल का आह्वान क्यों किया है? अभी पूछा गया था कि किसका आह्वान किया है, उत्तर दिया बादलों का। अब पूछा है कि भाई क्यों किया है? गर्जन करने के लिए, मधुर मधुर राग सुनाने के लिए, वर्षा करने के लिए या छाया करने के लिए? क्या आह्वान करते हैं? बादल गरजो, गर्जन करने के लिए। ओके, बहुत सही। अगला प्रश्न है, कवि बादल की गर्जन के द्वारा क्या करना चाहते हैं? बादल से कवि ने गरजने के लिए क्यों कहा है? क्यों, क्या करना चाहते हैं ये कहकर? समाज में भय उत्पन्न करना चाहते हैं कि सारे डर जाएं और सहम कर बैठ जाएं, या समाज में उत्साह उत्पन्न करना चाहते हैं, या समाज में आलस्य का संचार करना चाहते हैं, या समाज में कायरता, वीरता का उल्टा कायरता होता है, वो करना चाहते हैं? बताइए क्या करना चाहते हैं? उत्साह? अरे वाह, क्योंकि शीर्षक ही उत्साह है तो समाज में उत्साह करना चाहते हैं। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया है? बालकों की, कवि की, सैनिक की या व्यापारी की? बालकों की कल्पना की। ओके, चलिए राइट आंसर। कवि बादलों के माध्यम से मानव को क्या प्रदान करना चाहते हैं? अब बताइए आप। धन, बादलों के माध्यम से धन, लक्ष्मी की बरसात करने वाले हैं क्या? या फिर ज्ञान की,
नॉलेज बढ़ाने वाले हैं बादलों के माध्यम से, या जीवन की नई नई प्रेरणाएं देना चाहते हैं, या फिर अतीत का इतिहास जानना चाहते हैं? बताइए क्या करना चाहते हैं बादलों के माध्यम से मानव जीवन में? जीवन की नई नई प्रेरणाएं। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सुनते हैं आप। तो हमेशा एक्टिव लिसनर ही बने रहना है, पैसिव लिसनर नहीं बनना है। और प्लीज अच्छे से बैठकर बेटा, अच्छे से बैठकर पढ़ा करो। मैंने अभी बात कहा था ना कि जितने अच्छे से, जितनी एनर्जी के साथ, जितनी पॉजिटिविटी के साथ, जितनी रोचकता के साथ हम पढ़ते हैं या कोई भी वीडियो देखते हैं, तो वो 100% बिल्कुल यहां पर स्थिर हो जाता है, स्टेबल रहता है और हमारी मेमोरी में बहुत LTM में चला जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, वो फिर हम भूलते नहीं है। और ये जो बातें हैं सिर्फ कविता में या प्रश्नोत्तर में या 10वीं की परीक्षाओं के लिए आवश्यक नहीं है, ये हमारे निजी जीवन पर आधारित हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल है उस पर आधारित हैं। ये सारी बातें जो भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं वो हमारे वास्तविक अर्थात यथार्थ जीवन की परिभाषा है। तो अपने जीवन में ये अच्छे से उतारिए, इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए और आप स्वयं देखेंगे कि आपको स्वयं में परिवर्तन नजर आएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत प्यारे बच्चे हैं आप लोग। आगे है प्रश्न, कवि ने बादलों के हृदय में कैसी छवि बताई है? बादलों के हृदय में कैसी छवि आ रही थी? सुनहरी, विद्युत की, पुष्प की या प्रातःकालीन छवि? विद्युत छवि, यस। अरे वाह, विद्युत छवि, कवि नवजीवन वाले, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, वज्र छिपा का अर्थ क्या है? वज्र ऋषि दधीचि की अस्थियों से बनाया गया एक शस्त्र जो देवताओं के राजा इंद्र के पास रहता था। ठीक है, बादलों में बिजली की कड़क छिपी है, बिल्कुल देखते हैं। बादलों में पत्थर छिपे हैं, बादलों में कठोरता छिपी है, या बादलों में ओले छिपे हैं? क्या बादलों में ओले छिपे रहते हैं? हाँ, गिरते तो ऊपर से ही हैं, हो सकता है बादलों में ओले छिपे होते हो। क्या बादलों में कठोरता छिपी है? कड़क एकदम खटर, ऐसा बिल्कुल कठोरता है। बादलों में पत्थर भी छिपे हैं क्या? या बादलों में बिजली की कड़क छिपी है? वज्र छिपा नूतन कविता, फिर जल से भर दो बादल गरजो। यस, का इज द राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट है, कवि के अनुसार कौन व्याकुल थे? व्याकुल कौन कौन थे? विश्व के निदाक के सकल जन, हर एक प्राणी अर्थात जिसमें भी प्राण रहते हैं, चाहे वो पेड़, पशु, पक्षी, जीव, जंतु, कुछ भी हो, सब लोग व्याकुल थे। संसार के लोग, अमीर लोग, गरीब लोग, बच्चे लोग, संसार के लोग, सब लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला, विश्व के जन क्यों व्याकुल एवं परेशान थे? भूख के कारण, बीमारी के कारण, प्रियजनों से दूर जाने के कारण, या भयंकर गर्मी के कारण? बताइए, विश्व के जन क्यों व्याकुल थे? भूख के कारण, बीमारी के कारण, प्रियजनों से दूर जाने के कारण, या भयंकर गर्मी के कारण? तप्त धरा फिर जल से शीतल कर दो बादल गरजो, कहा है ना कवि ने। तो क्यों उदास थे? भयंकर गर्मी के कारण। गर्मी से त्राही त्राही मच गई थी, एक एक बूंद के लिए हर प्राणी जन तरस रहा था। तभी कवि ने बादलों से प्रार्थना की, बादलों को बुलाया, बादलों का आह्वान किया कि बादल गरजो, आइए घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, है ना। ठीक है, तो भयंकर गर्मी के कारण सभी परेशान थे, सभी व्याकुल थे, विकल विकल उन्मन थे। उन्मन, याद आई पंक्ति? बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, कवि बादलों से किस लिए प्रार्थना करता है? क्यों प्रार्थना की कवि ने? गर्जन करने के लिए, वर्षा करने के लिए, छाया करने के लिए, या अपना सुंदर रूप दिखाने के लिए? बादल गरजो, वेरी नाइस। वर्षा करने के लिए, गर्जना तो की लेकिन फिर उनकी वर्षा भी हुई। ठीक है, तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तपी हुई पृथ्वी, आग में जलती हुई पृथ्वी, सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी, या गर्म रेत वाली धरा? बताइए, तपी हुई, आग में जलती हुई, सांसारिक दुखों से पीड़ित। ओके, सांसारिक दुखों से पीड़ित, वेरी नाइस। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता के कवि का नाम बताइए। उत्साह अट नहीं रही है कविता किसने लिखी है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो कि छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है,
अट नहीं रही कविता में कवि ने किस मास का वर्णन किया है? फागुन मास का। ओके, बहुत बढ़िया, आप लोग बड़े अच्छे उत्तर दे रहे हैं। कवि के अनुसार क्या अट नहीं रही है? फागुन की प्राकृतिक छटा, धूप, प्रसन्नता या सुगंध? तो प्राकृतिक छटा मतलब क्या नहीं समा रहा है, किसकी सुंदरता नहीं समा रही है? हाँ, फागुन की प्राकृतिक छटा। ठीक है, बहुत सही जवाब। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार घर घर में क्या भर जाता है? घर घर, बताइए। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। धुआं, जल, फागुन मास की शोभा या वर्षा का पानी? क्या भर गया घर में? यस, फागुन मास की शोभा। बहुत सही। फागुन मास के आते ही वृक्ष कैसे लगने लगते हैं? हरे भरे, पीले पीले, सूखे सूखे या पत्र विहीन? हरे भरे। बहुत सही। अगला प्रश्न है, कवि की आंख कहां से नहीं हट रही है? प्राकृतिक सुंदरता से, धन दौलत से, अपनी रचना से या समाज की बुराइयों से? किससे नहीं हट रही थी? आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। किससे? कवि की आंख, या कवि किस पर मोहित हो गए थे? प्राकृतिक सौंदर्य पर। ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप धारण कर लिया हो, सुंदर सुसज्जित खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों की माला धारण कर ली हो, या नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही है। तो कवि की आंख प्राकृतिक सुंदरता से नहीं हट रही है। समझ में आया? यस, वेरी गुड। अपने लिए एक बार क्लैप करिए। बहुत बढ़िया, वेल डन बच्चों, बहुत अच्छा किया आपने। फागुन मास में कौन सी ऋतु होती है? वर्षा, वसंत, ग्रीष्म या सर्दी? कौन सी ऋतु होती है? वसंत की ऋतु। बहुत सही। सभी लोग, एक सेकंड, देखिए फागुन मास में छोटी छोटी सी, अभी हमने चर्चा की थी ना कि ना अधिक सर्दी, ना अधिक ठंड, ना अधिक गर्मी, ऐसी। तो वसंत ऋतु तो होती है, लेकिन फागुन मास में ऋतु, 4 ऋतुएं होती ना, ग्रीष्म, शीत, वर्षा, है ना, होती है ना। तो इसमें हमें सर्दी, शीत ऋतु अर्थात सर्दी की ऋतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लोग, खाली स्थान दिया है, से दुखी हैं। वर्षा होने के कारण, जल भराव के कारण, सर्दी के कारण या गर्मी के ताप के कारण? किससे दुखी थे? किससे दुखी थे बताइए? गर्मी के ताप के कारण। इतनी भीषण गर्मी, आग उगल रही थी जमीन, ऐसा लग रहा था कि अब जीना संभव है, अब तो सबके प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं, अब क्या होगा? इसलिए कवि ने बादलों से प्रार्थना की और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? बादल गरजे और बरसात हुई और तप्त धरा को शीतलता प्राप्त हुई। ठीक है, बहुत सही। बादल कहां से आते हैं बताइए? आपने वाटर साइकिल पढ़ी होगी। समुद्र से, नदियों से, अज्ञात दिशा से, आकाश से? कविता के अनुसार बताना है हमें। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तो क्या उत्तर होगा? अज्ञात दिशा से। वेरी नाइस। उत्साह कविता की भाषा कैसी है? खड़ी बोली है, अवधी है, ब्रज है या कन्नौजी है? कवि का जीवन परिचय जब आपने पढ़ा है तो क्या लगा होगा आपको कि कैसा है? खड़ी बोली। उत्साह कविता में कौन सा गुण है? प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण या कोई सा नहीं? बताइए, कैसा गुण है कविता में? ओज, उत्साह, क्योंकि उत्साह शीर्षक ही है। रस पढ़ेंगे तो और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एकदम रसात्मक जीवन हो जाएगा। तो इस कविता में ओज, उमंग, उत्साह, जोश, तो इस कविता में कौन सा गुण है बेटा? ओज गुण। ओके, बहुत सही, वेरी गुड। अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन है? बताइए, वसंत ऋतु का। अट नहीं रही कविता में कवि किसे संदेश देना चाहते हैं? फिर है, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पर पर कर देते हो, पर पर, श्लेष, यमक, रूपक या उपमा? उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, बताइए जल्दी। ओके, यमक, क्योंकि यहां पर दोनों पर का अर्थ अलग अलग है। ओके, कवि का प्रिय
घर को किस प्रकार सुगंध से भर देता है? धूप बत्ती जलाकर, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मोक्षयमामृतात्, या फूल खिलाकर, या अपनी श्वास से, अपने विचारों से? तो अपनी श्वास से अर्थात हवा से। चारों ओर किसका सौंदर्य व्याप्त है? पहाड़ों का, झरनों का, प्रकृति का, या किसी का नहीं? बताइए किसका है बेटा? प्रकृति का। आपने इतने अच्छे से सुना, इतने अच्छे से समझा और साथ ही साथ उत्तर भी दिए। इसी तरह से मैग्नेट ब्रेन से जुड़े रहिए। और एक और खुशखबरी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी कि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है 6 to 12 ऑनलाइन स्कूल शिक्षा एकदम फ्री। ना केवल 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट की ही फ्री शिक्षा, ना केवल 1, 2, 3 चैप्टर्स की ही फ्री शिक्षा, बल्कि पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम शामिल किया गया है इस शिक्षा के अंतर्गत। तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर आइए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। आप अपने मित्रों से कहिए, अपने सहयोगियों से कहिए, अपने माता पिता से कहिए कि चैनल को, प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।